विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के बहुचर्चित पद्य का अर्थ बहुत स्पष्ट है। जब अनुनय विनय से काम ना बने तो आपके समक्ष खड़े व्यक्ति में भय का संचार करे और अपना काम कराए। हमारे स्वाधीनता संग्राम को कोई गंभीरता से नहीं लेता था और गांधी के अहिंसा की नीति अंग्रेजों के लिए खिलौना समान थी। इसी बीच दूसरे विश्व युद्ध का ग्रहण ब्रिटेन पर आया और ब्रिटेन के साथ साथ उसके कई दास देशों को भी भारी नुकसान हुआ। परंतु इसके बाद भी ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त होने का नाम नहीं ले रहा था। परंतु फिर कुछ ऐसा हुआ कि न केवल यह सूर्य अस्त हुआ, अपितु विश्व के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में से एक को ऐसी पराजय का सामना करना पड़ा जिसके बारे में आज भी चर्चा करने से पूर्व कई अंग्रेज बहुत बार सोचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा उस अंतिम वार से जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के पांव भारत से सदैव के लिए उखाड़ दिए। और इसमें मोहनदास करमचंद गांधी का कहीं से भी कोई हाथ नहीं था। तो अविलंब आरंभ करते हैं। पता है इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? गोल्ड? नहीं। प्लैटिनम? नहीं। मानव जीवन? कदापि नहीं। समय? बिल्कुल नहीं। सबसे मूल्यवान वस्तु है ज्ञान, यानी इंफॉर्मेशन, जो आपको युद्ध भी जिता सकता है और राष्ट्र के सृजन या विनाश में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। जब पर्याप्त जानकारी ना हो तो ऐसे नरसंहार भी होंगे कि जर्मन हॉलोकॉस्ट भी उसके समक्ष कुछ ना प्रतीत हो, और पर्याप्त जानकारी के अभाव में एक अभेद्य जहाज टाइटैनिक भी अपने प्रथम यात्रा पर ही डूब जाएगा। इस प्रकार से अपर्याप्त इंफॉर्मेशन के कारण सिंगापुर में वो हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने स्वप्न में ना की होगी, और इसी कारण से विंस्टन चर्चिल ने इसे वर्स्ट डिजास्टर इन ब्रिटिश मिलिट्री हिस्ट्री कहा था। 8 फरवरी 1942 को जापानियों ने भारी संख्या में ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सैनिकों की संयुक्त सेना पर धावा बोल दिया। एलाइड फोर्सेस की एक कुल टुकड़ी करीब 1,30,000 के आसपास थी, जिसमें से लगभग 50,000 सैनिक तो अकेले भारत से आते थे। परंतु इन पे भारी पड़े मात्र 30,000 जापानी, जिनके पास शायद लंबे युद्ध के लिए तो पर्याप्त आयुध भी नहीं थे। परंतु यह कैसे संभव हुआ? इसका कारण स्पष्ट था, अपर्याप्त जानकारी। पर्ल हार्बर जैसे कांड होने के बाद भी अंग्रेज इस भ्रम में थे कि सिंगापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस जापान कभी नहीं कर सकता। यह भ्रम तब भी विद्यमान था जब एलाइड फोर्सेस सिंगापुर से थोड़ी ही दूर पर मलाया अभियान में बुरी तरह पराजित हुए थे। लेकिन जब जापानियों ने अपना चक्रव्यूह फैलाया तो अंग्रेज उसमें ऐसा फंसे कि संख्या बल और आयुध अधिक होने के बावजूद बिना सोचे समझे उनके सेनाध्यक्ष आर्थर पर्सिवल ने बस यूं ही आत्मसमर्पण कर दिया। स्वयं जापानी कमांडर जनरल टोमोयुकी यामाशिता के शब्दों में, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे इतनी सरलता से आत्मसमर्पण कर सकते हैं। मेरे पास तो सिर्फ 30,000 कुछ सिपाही थे और अनुपात में तो हम 3 से 1 की मात्रा से भी कहीं से ज्यादा घिरे हुए थे। फिर भी हमारा आक्रमण काम आया और उन्होंने यूं ही सरेंडर कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, सबसे भीषण अंधकार भोर से पूर्व ही आता है। इसी प्रकार जब जापानियों के समक्ष एलाइड फोर्सेस ने लज्जापूर्वक तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया तो 50,000 भारतीयों को भी अंग्रेजों ने उनके हाल पर छोड़ दिया। जापानियों के लिए तो वो अंग्रेजों के पिट्ठू समान थे, और इसीलिए टारगेट प्रैक्टिसेस के लिए तो कभी कभी उन्हें गोलियों से भून भी दिया जाता था। परंतु कुछ जापानी ऐसे भी थे जिनकी मंशा कुछ और थी। इनमें से एक थे तत्कालीन मेजर इवाइची फुजिवारा, जो सांस्कृतिक रूप से भारत से जुड़े हुए थे और उसे स्वतंत्र कराने को भी आतुर थे। उनकी पहचान हुई एक युद्धबंदी कैप्टन मोहन सिंह से।
और फिर स्थापना हुई इंडियन नेशनल आर्मी की, जिसे बढ़ावा दिया जापान में स्थित क्रांतिकारी रश बिहारी बोस ने, जिससे एक ऐसे व्यक्ति भी जुड़े जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। इस व्यक्ति का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो न केवल एक प्रखर राष्ट्रवादी थे अपितु एक निडर क्रांतिकारी भी थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कैसा था, इसका प्रमाण स्वयं पूर्व ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने दिया था, जब वे 1956 में भारत यात्रा पर आए थे। अपनी यात्रा के दौरान एक वार्तालाप में कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीवी चक्रवर्ती ने पूछा, आपके पास भारत त्यागने के लिए कोई विशेष कारण तो था नहीं, फिर आप भारत छोड़ने को क्यों विवश हुए? क्लेमेंट एटली के अनुसार कारण तो कई है, लेकिन वास्तव में ये सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा तैयार की गई इंडियन नेशनल आर्मी थी, जिसके कारण हमारी फौजें कमजोर हुई और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ, जिसके कारण हमें भारत छोड़ने पर विवश होना पड़ा। और गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का क्या? व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ एटली ने कहा, नगण्य। परंतु ऐसा भी क्या हुआ जिसके पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य इतनी जल्दी अस्त हो गया, जिसे न सम्राट विलियम का शौर्य डिगा पाया, न हिटलर का आतंक, न हिरोहितो की गुंडई और न ही मुसोलिनी का फासिज्म। उसे परास्त किया एक ऐसे क्रांतिकारी ने जिसकी सेना ने ब्रिटिश शासन को न सिर्फ दर्पण दिखाया और यह भी दिखाया कि अकड़ में तो राक्षस राज रावण भी नहीं टिक पाया, तो फिर ब्रिटिश साम्राज्य की क्या हस्ती। ब्रिटिश साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ लाल किले के मुकदमे से। 27 अगस्त 1945 को प्रारंभ हुए इस मुकदमे तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस या तो भूमिगत हो चुके थे या फिर उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा था। तत्कालीन ब्रिटिश इंडियन आर्मी प्रमुख जनरल क्लाउड ऑचिनलेक ने भारतीय वाइस रॉय लॉर्ड वॉवेल को आश्वस्त किया कि भगोड़ी फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी के अफसरों के विरुद्ध ऐसे आरोप लगे हैं कि भारत में उनके दास यानी कि भारत की जनता कभी भी इन कायरों के साथ अपने आप को संबोधित नहीं करेंगे। लेकिन जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया था, तुम्हारी इस एक गलती से कितना तमाशा होगा इसका अंदाजा नहीं तुम्हें। अब जनरल ऑचिनलेक ये भूल गए कि इंग्लैंड और भारत की जनता में आकाश पाताल का अंतर है। जो इंग्लैंड की जनता के लिए देशद्रोही हो, वो आवश्यक नहीं कि भारत के लिए भी हो। धीरे धीरे इंडियन नेशनल आर्मी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शौर्य गाथा भी देश के कोने कोने में फैलने लगी और प्रमुख अफसरों पर जब मुकदमा चलता तो पूरे देश में गूंजता। लाल किले में इंडियन नेशनल आर्मी के अफसरों, विशेषकर मेजर जनरल शाह नवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल और लेफ्टिनेंट कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों के विरुद्ध प्रारंभ हुए मुकदमे का असर ठीक उल्टा पड़ा और मुकदमा खत्म होते होते तत्कालीन सैन्य प्रमुख जनरल ऑचिनलेक को भी आभास हो चुका था कि अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने ब्रिटिश शासन को भी चेतावनी दे दी कि उक्त अफसरों में से किसी को भी दंडित करने का दुष्परिणाम बहुत भयानक होगा। जनरल ऑचिनलेक की भविष्यवाणी एकदम सत्य सिद्ध हुई। 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे के निकट नौसैनिक ट्रेनिंग स्कूल HMIS तलवार पर वो हुआ जिसकी कल्पना ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने कभी नहीं की। अनेकों गैर कमीशन नाविकों यानी रेटिंग्स ने घटिया खानपान और रहन सहन को लेकर हड़ताल कर दी। जब HMIS तलवार के कमांडर ने उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन्हें अभद्र भाषा में उल्हाने देने प्रारंभ किए तो भारतीयों का क्रोध सातवें आसमान के पार निकल गया। उन्होंने जहाज पर धावा बोलते हुए ब्रिटिश पताका यानी यूनियन जैक हटाकर कांग्रेस तिरंगा को लहराया। यही नहीं, जो भी अंग्रेज अफसर विरोध करता या तो उसे गोलियों से भून देते या फिर उसे जहाज से नीचे समुद्र में फिकवा देते। यह तो कुछ भी नहीं था। दावानल की भांति यह विद्रोह कोची, विशाखापट्टनम, कराची, कलकत्ता इत्यादि में फैलने लगा। हर जगह जय हिंद और वंदे मातरम का उद्घोष होने लगा और इसका असर तो ऐसा पड़ा कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सबसे कर्तव्यनिष्ठ गुरखा सिपाही तक अपने भारतीय भाइयों पर गोली चलाने से मना करने लगे। उनके लिए अब राष्ट्रवाद सर्वोपरि था।
20 फरवरी 1946 तक भारतीय नौसेना ने गेटवे ऑफ इंडिया समेत संपूर्ण बॉम्बे को घेर लिया था। अब तो आर या पार की लड़ाई थी। यदि सरदार पटेल ने हस्तक्षेप ना किया होता तो ऐसी खूनी क्रांति होती कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की अगली 7 पीढ़ियां तक इसका उल्लेख करने से पूर्व त्राहिमाम कर उठते। ये क्रांति अब रॉयल इंडियन एयरफोर्स तक आ पहुंची और जल्द ही ब्रिटिश शासन को भारत छोड़ने पर विवश होना पड़ा। दुर्भाग्यवश इस महत्वपूर्ण अध्याय को कुछ कूपमंडूकों ने अपने स्वामियों की चाटुकारिता में हमसे छुपाए रखा, परंतु सत्य की ज्योति को छुपाया जा सकता है, बुझाया नहीं जा सकता।